क्योंकि इस देश में सत्ता में वो लोग हैं जो संविधान को उचित सम्मान नहीं देते हैं, जो अपने जी, विचार को सर्वोच्च मानते हुए उसको तमाम लोगों पर थोपना चाहते हैं, उसकी नुमाइश करते हैं और उसको किसी प्रकार से, चाहे वो शिक्षा जगत में हो, विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में हो, चाहे वो अफसरशाही में हो, सिविल सर्विसेज के लैटरल एंट्री के माध्यम से हो, चाहे किसी भी तरह से, वो लोग ये अपनी लोगों को उस जगह पर कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ इससे विचार का ही नहीं दिक्कत है, वो एक कॉरपोरेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें से कई लोग जो उच्च पदों पर नियुक्त हो रहे हैं या जिनको लाए जा रहे हैं बैकडोर एंट्री से भी, वो निश्चित तौर से किसी न किसी कॉरपोरेट के नुमाइंदे हैं, उनके एक प्रकार से एजेंट हैं जो सरकारी व्यवस्था में डाले जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज नशा। मैं हूं महेश गुप्ता। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने न केवल जनता के होश उड़ाए हैं बल्कि सरकारी अधिकारियों की छवि पर भी भारी सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं ने आरएसएस की पारंपरिक पोशाक पहनकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। खाकी शर्ट, ब्राउन ट्राउजर्स, काली टोपी और हाथ में लकड़ी की छड़ी, जैसे सीधे सीधे कोई हॉलीवुड का एक्शन सीन हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये सिर्फ पोशाक है या फिर लोकतंत्र और सरकारी तंत्र की निष्पक्षता पर हमला। दोस्तों, आज यह सवाल केवल एक पोशाक तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, क्या हमारे सरकारी अधिकारी निष्पक्ष हैं और अब सत्ता और संगठन की चाबी एक ही हाथ में है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सूरज यादव मंडल जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, एक डायलॉग है जो आजकल बहुत ज्यादा चलता है, खासकर जो आप देखेंगे यूट्यूब में, जब किसी की जो है छिछलेदार हो रही होती है तो उस पर जब विजुअल आता है, विजुअल कोई भी, तो एक चलता है ये है कि ये क्या सीन है। तो सर, इसी संदर्भ में है कि क्या सीन है कि सरकारी अफसर जो जनता के लिए काम करते हैं वो आरएसएस की खाकी शर्ट और काली टोपी पहनकर मंच पर खड़े हैं। सर, क्या सर, क्या ये संविधान की निष्पक्षता का मजाक नहीं है सर? या अब अफसर, क्या ये सिर्फ एक पोशाक है या फिर लोकतंत्र, सरकारी तंत्र, इनकी निष्पक्षता पर हमला है? एक महेश जी, मैं एक बात से शुरू करना चाहता हूं जो थोड़ा जी, एक जी सर। चिंताजनक बात है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और अभी कुछ दिनों पहले नवरात्रि का जैसा सेलिब्रेशन हाँ। जो कभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया, वो किया गया। और उसमें जो स्टेडियम है दिल्ली विश्वविद्यालय का, जहां आमतौर से किसी भी साधारण कार्यक्रम के लिए, छात्रों के कार्यक्रम के लिए कभी उपलब्ध नहीं होता है, वो जब तक प्रशासनिक कोई व्यवस्था या कार्यक्रम नहीं हो तो होता है। तो उसमें एक वो इतना एक चिंताजनक है कि पूरा का पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स का समूह जय श्री राम करके, और वो एक उनका जो भी प्रोग्राम होगा उसमें कर रहे हैं। जो क्लिपिंग हमें मिली है, वो क्लिपिंग किसी ने विश्वविद्यालय के जो फेसबुक जो टीचर्स का एक अपना है उसमें शेयर किया था। और ये देखकर मुझे बड़ी चिंता हुई कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक विश्वविद्यालय जो आमतौर से तमाम छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और खास तौर से एक धर्मनिरपेक्ष मानसिकता के तहत इस देश के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए और अपने तमाम जो दूसरे हमारे इस देश के नागरिक हैं उनको एक सम्मानजनक दृष्टि से देखते हुए, भले ही उनकी जो संस्कृति कुछ भी हो, उनके रहन सहन, खान पान और उनकी बोली जो भी हो, उसके बावजूद हम देखें, चूंकि हम लोग एक देश भारत के नागरिक हैं, भारत माता के संतान, लेकिन उसके विपरीत जो एक तरह से कहिए हिंदू या सिर्फ उसके, और उसमें भी एक विशेष विचारधारा को लेकर चलाई जा रही है। तो ये कहाँ हम बच्चों को ले जा रहे हैं। जिस जनजी के बारे में बड़ी सरकार आजकल चिंतित है, आपको शायद पता होगा, तमाम क्लास 12 के जो कोर्स हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, उन पर विशेष निगाह रखा जा रहा है। और फिर भी उसके बावजूद अभी पहाड़ों में उत्तराखंड से लेकर
और मैं समझता हूँ जम्मू और लद्दाख तक जो जेनजी है वो एक अलग प्रकार के अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, जो कि उनकी अपनी चिंताएं हैं जिसको ये समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको जरूर एक ठप्पा लगा रहे हैं देशद्रोही राष्ट्रद्रोही करके। तो वैसी परिस्थिति न आए तो उसके लिए वो अनेक एक्सपेरिमेंट जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी किया जाता है। दूसरा प्रश्न आपने बहुत लाजमी उठाया कि आरएसएस के पोशाक पहनकर सरकारी अधिकारी किस तरह से एक मंच पर, सार्वजनिक मंच पर अपने मंत्रियों के साथ प्रस्तुत हैं। तो ये दिखा रहा है कि इस देश को की धर्मनिरपेक्षता और एक जो संविधान के प्रति हम लोग की निष्ठा है, जिसकी हम जो भी इस देश के कहना चाहिए, जो उनके अधिकारी बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, जो राष्ट्रपति बनते हैं, लेते हैं, वो शपथ संविधान सम्मत होता है, संविधान के सामने होता है, सही बात। संविधान को लेकर है। और अगर उसी संविधान के भावना को हम इस तरह से पुर्जा पुर्जा करके उड़ाने लगे, तो आप समझिए, देखिए, ये समझ रहे हैं कि हम इससे पूरे देश को अपने एक प्रकार से विचारों के अंकुश में ले रहे हैं, लेकिन कहीं इसका उल्टा परिणाम हो गया और एक विद्रोह जैसी स्थिति हो गई, तब ये क्या करेंगे? किस तरह से उस पूरे जो एक मानसिकता बन रही है कि कानून और व्यवस्था, न्याय और संविधान की कोई यस, अहमियत नहीं है, सही और बात। जो लाठी लेके चलते आपने हैं, जो गंभीर बात बोली है सर ये। आरएसएस से जुड़े हैं, उन्हीं की सिर्फ अहमियत है। तो ये समझिए उनको बहुत भारी पड़ेगा। फिर भी पता नहीं, मैं तो निवेदन करूंगा आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों से और सभी लोगों से कि हम लोगों को संविधान का सम्मान करना ही चाहिए। इस तरह से हम एक मजबूत देश बनेंगे, नहीं तो एक मजबूर देश बन जाएंगे। ठीक। सर, जो आरएसएस की पोशाक में अधिकारियों को दिखना, ये साबित करता है कि सर लोकतंत्र अब सिर्फ चाय और चपाती की बात नहीं रह गया, बल्कि इशारों और डंडों का खेल भी बन गया है। और यह सवाल केवल पोशाक तक भी सीमित नहीं है सर। जो आपका जवाब है मैं उसी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि क्या हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है? क्या हमारे सरकारी अधिकारी निष्पक्ष हैं? या अब सत्ता और संगठन की चाबी सर सिर्फ एक ही हाथ में है? कई दिक्कतें शुरू हो गई है। देखिए, अभी राजनीतिक तौर पर जब एक मामला वोट चोरी का लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक जरूर सच्चाई इसलिए है कि जनता जो है खुद ही उनके समर्थन में आ रही। बिहार में ये दिख गया है। तो अब समझिए कि जब आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ उस भावना, यहाँ तो है कि सब तमाम व्यवस्थाएं, आप ये आपको शायद पता होगा, आरटीआई से पता चला था कि जो नोट छपे थे, जब नए नोट छपने शुरू हुए थे, और जो आरबीआई ने जो प्रिंटिंग प्रेस में, जो भारत सरकार की प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से जो छपी और जो दी गई आरबीआई को, और जो राशि की छपाई हुई थी, दोनों में बहुत बड़ा एक गैप है। और वो गैप ये है कि वो नोट गए कहाँ, कौन इसकी जिम्मेदारी ले? तो इस तरह की बात जो है कि देश के समक्ष अगर ऐसी बातें होती हैं, और देखिए सबसे अधिक चिंताजनक क्या है, न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं, आप देखे होंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत की थी, और उनको बचाने के लिए अभी जो एक दूसरे जज जिनके यहाँ पे नोटों का एक तरह से भंडार मिला था, जिसको जलाए जाने की कोशिश की गई थी, और यशवंत वर्मा। हाँ, जी, तो ये मसला दोनों था कि ये शायद राज्यसभा में आएगा, चूंकि या जो संसद में आएगा, यहाँ पर इनके विरुद्ध एक प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन, या ये इनके लिए इनके जो सेवा है उनसे हटाए जाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन उसमें भी अड़चनें डाली गई। माना जाता है कि उपराष्ट्रपति महोदय को जो एक प्रकार से अपमानित करके अपने पद से हटाया गया, उसके पीछे यह भी शायद एक कारण है। हालांकि उन्होंने कभी इसकी पुष्टि नहीं की, इसके बारे में कोई विवरण नहीं दिया है, लेकिन ये ऐसा लोगों के बीच में
ये बातें चल रही, तो आप समझिए ना कि किस तरह से हम मानेंगे कि निष्पक्ष रूप से हमारे साथ न्याय भी हो रहा है, निष्पक्ष रूप से शासन हो रहा है। बुलडोजर चलेगा तो एक ही धर्म के लोगों के विरुद्ध चलेगा, दूसरे धर्म के विरुद्ध बुलडोजर नहीं चलेगी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही चिंताजनक घटनाएं हैं और निष्पक्षता पर तो निश्चित रूप से इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह डाल रही है। जिस सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग सिर्फ चर्चा करते हैं और चर्चा ही रह जाती है सिर्फ, इससे कोई ज्यादा फर्क जनता पे नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग सुधर जाएं तो और एक अलग बात है, लेकिन सर आप ये देखिएगा कि जो हमारे देश में रेशो है एक समुदाय का दूसरे समुदाय का 20% और 80%, वो जो 80% है ना सर, ये इस प्रकार की घटना को करके भाजपा उस 80% को और मजबूत कर लेती है। सच बात तो सर ये है कि जितना अशांति होती है, जितना ये देखेगा कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, एक तरफा काम, अधिकारी एक तरफा काम कर रहे हैं, पुलिस एक तरफ काम कर रही है, तो उस पर जब जितनी चर्चा होगी तो उल्टा उससे क्या होता है, इनको बेनिफिट होता है। एक खास पार्टी को तो चाहती है कि हाँ इस पर चर्चाएं हों और ये सबको दिखे कि क्या हो रहा है, ताकि जो दूसरा पक्ष है कम जनसंख्या वाला, वो कुछ ना कुछ बवाल करे, बवाल काटे, अशांति हो, हिंसा हो, ताकि ये वाला समुदाय फिर एक वजह, जो कि आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर जो भाजपा समर्थित नेता थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे महाराष्ट्र में ऐसा नारा नहीं चलता कि जो है बटोगे तो कटोगे, उन्होंने मना किया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि सर वहां पे रिजल्ट क्या निकला। तो ओवरऑल सर कुल मिलाकर जो भाजपा की नीति है वो यही है कि जो हिंदू हैं हमने तो उनको संगठित करना है, उनको एक करना है और ऐसे नारे देने और ऐसा माहौल बनाना है कि दूसरा पक्ष जो है वो कुछ गड़बड़ करे, और जब गड़बड़ करेगा तो जाहिर सी बात है एक सब लोग एक हो जाते हैं। आज अगर 4 भाई एक घर के अंदर है मनमुटाव में, लेकिन पड़ोसी से जब झगड़ा हो जाएगा तो चारों भाई एक हो जाएंगे। तो सिर्फ इसी चीज पर टिके हुए, ना कोई रोजगार की बात करते ये लोग, ना कहीं हेल्थ की बात करते। विदेश नीति तो आपको पता है सर क्या हालात है। हमारा जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके अंदर जो हमारे पास हथियार थे, तो जो हमारे सेना के कितने बड़े अधिकारी ने बोला कि जो हमारे पास हथियार है उनसे वर्तमान की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। तो सर हालात तो है, लेकिन इनको क्या कुल मिलाकर एक ही चीज है कि हाँ हिंदू और मुसलमान, कोई रोजगार की बात नहीं करनी, या फिर मैक्सिमम बात होगी तो मोदी जी आ जाएंगे मंच पे कि साहब इन्होंने मुझे गालियां दी हैं, मेरी माता जी को गालियां दी हैं। तो कुल मिलाकर सर सब यही चीजें चल रही हैं। और सर उसी का ही है कि जो बिल्कुल ये निरंकुश होते जा रहे हैं कि सर जब अधिकारी आरएसएस की पोशाक पहनकर मंच पर मुस्कुराते हैं सर, तो आम आदमी सरकार पर भरोसा करे या फिर आज किसकी चाल चली इसको समझे, आम आदमी तो फंस जाता है सर। महेश जी, मैं दो बातों से सहमत नहीं हूँ, पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। आपने जो कहा उसमें सच्चाई तो है, लेकिन देखिए ये जो हिंदू का जो नैरेटिव है, ये एक तरह से उस समय होता है जब वोट के लिए आपको मदद चाहिए, दंगे कराने के लिए लोगों की एकजुटता चाहिए। उसके बाद जब सरकार की, देश की संपत्ति और संसाधन और सत्ता का जब बंटवारा होता है तो सिर्फ एक ही वर्ग के पास वो सीमित रह जाता है। ये लोगों को दिख रहा है, लोग इतने नहीं। और बिहार जैसे जागरूक राज्य में, मैं अभी चूंकि बिहार चुनावी मोड में है तो मैं आपको बताऊं, और यह भी सही बात नहीं है कि हम जो चर्चाएं करते हैं वो निरर्थक जाती है। इन चर्चाओं से बहुत लाभ होता है, बहुत से हमारे साथी सुनते हैं, कुछ असहमत भी होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी हमारी बातों से सहमत होंगे, लेकिन ये उन्हें सोचने को मजबूर जरूर करती है कि जो प्रश्न यहाँ उठाए जा रहे हैं वो प्रश्न वाजिब है कि नहीं। जब आपने बात की, जब आपने बात की कि ये जो अहम सवाल है देश के रोजगार और गरीबी को लेकर, शिक्षा को लेकर, वो रह जाती है और फिर लोग बहुत ही एक उत्साहजनक, या यूं कहिए कि एक मोड में चले जाते हैं जिसमें वो एक हिंदू और उस प्रकार की जो उनकी जो अंदर भावनाएं हैं वो व्यक्त होने लगती। लेकिन देखिए, इसको आपको इस तरह से भी विश्लेषण करना होगा कि समाज में दो प्रकार के समूह, एक ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब लाचार है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है इस देश में। एक दूसरा समूह है जो शिक्षित, जो समझता है
जो ये एक समूह ऐसा भी है जिसको आप एक भेड़ की तरह कह सकते हैं कि जिसको जिधर हाँक दिया जाए वो उस प्रकार से चल पड़ेंगे और उस पर नियंत्रण फिर किसी का नहीं रहता। और ये जो साजिश है और भारतीय जनता पार्टी की खास तौर से आरएसएस की उस ऐसे वर्ग को बढ़ाना जो कि हम्म, बिना सोचे समझे उनके इशारों पर जो भी वो कहे वो बात मानते हुए आगे बढ़े। लेकिन अंततः देखिए बात जब पेट की आती है तो उस वर्ग को भी समझ में आता है कि हम खाएंगे कैसे। मैं एक जी वाकया छोटा सा कह देना चाहता हूँ। जी जी। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान शरद यादव हमारे गृह क्षेत्र मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ रातों रात जो है चूंकि कुछ चुनाव के दरमियान ही यानी कि कैंपेन और वोटिंग के बीच में रामनवमी पड़ रहा था। हम्म, तो शहर में जितने पोल थे और जितने सारे जगह ऐसे सार्वजनिक जगह थे वहाँ अचानक रातों रात एक प्रकार से जो भगवा झंडे लगा दिए गए और ये निश्चित तौर से चुनावी आचार संहिता के विरुद्ध था। तो मैंने इसकी शिकायत की और उस पर कार्रवाई की और उस जुलूस में जो रामनवमी का जुलूस निकलता है उसमें ऐसा प्रतीत हुआ या जो तस्वीरें सामने आई कि कुछ लोगों के पास आधुनिक हथियार थे और उन हथियारों की तस्वीरें जो वेब मैगजीन है वहां पर आई और उसको फॉरवर्ड कर दिया गया था चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग ने तुरंत निर्देश उस समय दिया था कि ऐसे लोगों के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। हालांकि पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया, उन्हें अच्छी तरह से पता था चूंकि वीडियो कवरेज था उसका, लेकिन उन्होंने अज्ञात लोगों के विरुद्ध ये ऐसा मामला दर्ज करके और फिर पैसे वसूलने शुरू कर दिए हर एक नौजवान से। तो कई नौजवान मेरे पास आए जो लोग समर्थक थे और उस समूह के लोग थे। तो चूंकि शहर में के बीचों बीच मेरा घर भी है और एक पुरानी परंपराएं हैं उस जगह में, जो पुरानी प्रतिष्ठित परिवारों में एक हम लोग हैं और मेरे दिल्ली से कई लोग हमारे यहाँ आए हुए थे जो लोग वहाँ थे उस समय। तो सभी लोग बैठे हुए थे और ये लोग आए, करीब 1 दर्जन लोग थे, तो बच्चे थे। तो मैंने उनको कहा, बैठाया और चाय वाय देने के बाद मैंने कहा कि तुम जो कहोगे मैं मान लूंगा, सिर्फ तुमसे 2 आग्रह है। तुम जो जिस जाति से हो, मुझे पता है कि तुम लोग सारे पिछड़े जाति या दलित समुदाय से, तो तुम 2 काम कर लो। अब तुम लोग को तो नौकरी लगना नहीं है, लेकिन तुम्हारे छोटे भाइयों को जो जिस पार्टी का तुम और जिस विचार का के लिए आज लाठी और अन्य औजार शस्त्र लेकर दिखा रहे हो और उसको करो, लेकिन तुम अपने छोटे भाइयों के लिए एक नौकरी मांग लो। और दूसरा कि बिना पूछताछ के प्रवेश कर जाओ नागपुर के उनके मुख्यालय में। कहने का मतलब है कि नागपुर के मुख्यालय में ये उनको पता रहना चाहिए कि तुम किस जाति के हो, तब तुम्हारा किस प्रकार से अवभगत होता है वो मैं देखना जी चाहता हूँ और मैं तुम्हें आने जाने का खर्च भी दूंगा। देखिए वो बच्चे आज भी मुझसे मिलते हैं। सभी ने कहा कि हम लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की है, हम तो नौकरी के लायक बचे ही नहीं सरकार हम्म, की नौकरी। और जो सही बात। बच्चे हमारे छोटे भाई थे उनके साथ भी जो दुर्दशा और दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि नौकरियां उपलब्ध नहीं है और जिस प्रकार से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के तहत लोगों को यह बांटा जा रहा है, तो इससे बड़ी दिक्कतें। तो जब ठीक। पेट की बात आएगी सर तो लोग समझेंगे और लोग को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए एक मजबूत राष्ट्र और मैं पुनः कहूंगा एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भारत के संविधान के तहत एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक साथ एकजुट रहना, न कि एक विशेष प्रकार के अपने विचार को थोपने के प्रयास में अधिकारियों को भी इसमें लिप्त करके या तो उनको मजबूर करके या उन पर दबाव देकर, या कुछ चाटुकार ऐसे हैं जो खुद ही आ जाते होंगे, ऐसे लोगों की नुमाइश मंचों पे करना, इससे देश के भविष्य सही दिशा में नहीं जाएगा। और ये हम आपके मंच के माध्यम से मैं समझता हूँ लोगों को आगाह करेंगे कि बहुत सोच विचार के ऐसे काम करें। जी सर। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हालांकि मैंने कुछ और सोचा था, आपने उसको जो जाहिर सी बात है सर, आप गुरु हैं, प्रोफेसर हैं, जब समझाएंगे तो लोग समझते ही हैं इस बात को, ऐसा नहीं है।
कि आपकी इस बात को मैंने बिल्कुल पकड़ा है कि एक उसी का नतीजा है कि जैसे कि आपने उनको बोला कि हाँ, आप अपने लिए नौकरी माँगिए, लेकिन आपके लिए तो कुछ नहीं निकल बचा है, तो कम से कम अपने भाइयों के लिए माँग लीजिएगा। और उन्होंने आके फिर यही बोला कि सर, ना हमें कुछ मिला और ना हम अपने भाइयों के लिए आप कुछ ले पा रहे हैं। और यही वो कारण है कि सर, जो जैन जी है, आजकल जैन जी का जो ज़िक्र हो रहा है, वो इसी वजह से ही हो रहा है। और हम देखेंगे कि भागवत जी ने भी अपने जो है, हम जो हाल ही में जो उन्होंने अपना भाषण दिया है, उसमें जैन जी को लेके जो है, उन्होंने भी काफ़ी उसमें उल्लेख किया है। तो सर चलिए, खैर आज हम इस पे आरएसएस के जो अधिकारी उनकी यूनिफॉर्म पहन के चार्ली चैपलिन की तरह से बड़े स्मार्ट बन के घूम रहे हैं सर, तो विपक्ष बात ये कि सर, विपक्ष वाले तो बस कैमरे के लिए हैं। लेकिन सर, सवाल यही कि क्या ऐसे मामलों में भी सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता की हवा निकल जाती जब ये सब ठीक है? क्यों, अरे ये तो सिर्फ एक पोशाक है। क्यों? क्योंकि सर, अगर कोई पुलिस की यूनिफॉर्म पहनता है तो पुलिस का बैज होता है, स्टार होते हैं, शेर का निशान होता है हमारे अशोक चिन्ह, तो वो लगाएंगे तो पुलिस कहलाएंगे। लेकिन अगर आप खाकी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं सिंपली, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस, डीपी दिल्ली पुलिस का बैच नहीं लगा हुआ है, तो आपको पहनने में कोई रोक नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो सिर्फ खाकी है जी। तो ऐसे आरएसएस का कोई बैच तो है नहीं, तो इसलिए क्या, और ना ही सरकारी संस्था है कोई, वो कि साहब कोई कह देगा, देखिए क्या और ये नहीं, एमसीडी है, सरकारी क्या, डीपी है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उस संस्था के सम्मान में डाक बताइए टिकट ज्यादा जारी क्या किए होगा। हैं, सिक्के जारी किए हैं। सोचिए सर। जो संस्था का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जिस संस्था को आज राष्ट्र के प्रति समर्पित कहा जा रहा है, उनकी समर्पण के कोई ऐसे मापदंड हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये तो है, चूंकि वो सत्ता में है तो कर रहे हैं, कल सत्ता से हटेंगे तो ये पता चलेगा कि आपने जो किया था वो गलत किया। सर ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उस बात को जरा ध्यान। अभी देखिए, पिछले दिनों में जब से सीए एनआरसी का कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, दिल्ली में जामिया वगैरह में हो रहा था, या कई जगह, आप देखिएगा कि पुलिस बल लाए जाते हैं। उन पुलिस बल में ऐसे लोग होते हैं जो कि पुलिस के बल नहीं होते हैं, लेकिन पुलिस की पोशाक पहन के उनको वहां डिप्लॉय कर दिया जाता है। किस व्यवस्था के तहत कौन लोग हैं, इसकी कोई जानकारी है। ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस कई आए हैं जिसके लोग जो बैच लगाए हैं वो बैच हटा लेते हैं या उससे कोई लेना देना नहीं है। नकली इंस्पेक्टर, नकली एसीपी, ऐसे लोग घूमते रहते हैं। और खास तौर से जो सत्ताधारी दल के करना चाहिए उनके एनकरेजमेंट से। जी सर। जी सर। सर, अब आखिरी सवाल है और सबसे मजेदार सवाल है वो सर, इसी से ये कि क्या सीन है, उसी को लेके के सर, कि क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर चुनाव आयोग या कोई संगठन वॉचडॉग इस पर हाथ डालेगा, या सर फिर वही की जो हमारी आपकी चर्चा हो रही है कि अफसरों के इस आरएसएस ड्रेसअप को देखकर बस हंसी रोकने का ही काम हुई होगा और अब सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, ये सभी चीज निर्भर करता है आगे आने वाले चुनाव, सत्ता पर। जी जी। ये जो दुरुपयोग हो रहा है, ये जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस देश में सत्ता में वो लोग हैं जो संविधान को उचित सम्मान नहीं देते हैं, जो अपने विचार को सर्वोच्च मानते हुए उसको तमाम लोगों पर थोपना चाहते हैं, उसकी नुमाइश करते हैं। और उसको किसी प्रकार से, चाहे वो शिक्षा जगत में हो, विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में हो, चाहे वो अफसरशाही में हो, सिविल सर्विसेज के लैटरल एंट्री के माध्यम से हो, चाहे किसी भी तरह से, वो लोग ये अपनी लोगों को उस जगह पर कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ इससे विचार का ही नहीं दिक्कत है, वो एक कॉरपोरेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें से कई लोग जो उच्च पदों पर नियुक्त हो रहे हैं या जिनको लाए जा रहे हैं बैकडोर एंट्री से भी, वो निश्चित तौर से किसी न किसी कॉरपोरेट के नुमाइंदे हैं, उनके एक प्रकार से एजेंट हैं जो सरकारी व्यवस्था में डाले जा रहे हैं। तो ये जैसे सत्ता से इनकी पकड़ कम होगी, हटेगी, तो ये जैसे कुकुड़ मुत्ते की तरह ये खत्म हो जाती है, वैसे ही खत्म होंगे। आपको मैं बता दूं कि बिहार चुनाव बहुत ही एक वाटरशेड, यानी कहना चाहिए बहुत ही एक बड़ा प्रश्न होगा। उसमें जो भी पार्टी जीतेगी, आगे उनका यही रवैया होगा या उस रवैया पर अंकुश लगेगा, ये
बिहार चुनाव के परिणाम से ही तय हो। जिस सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और इसी आखिरी लाइन के साथ मैं खत्म करूंगा कि सर अब जो ये ड्रेसअप है, अधिकारी जिस ड्रेस में घूमे और ये नोटंकी हुई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा या नहीं करेगा, चुनाव आयोग कुछ करेगा नहीं करेगा, कोई संगठन वॉचडॉग की तरह से कुछ काम करेगा नहीं करेगा, ये करे या ना करे, लेकिन सर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो जनता है, खासकर हमारा यूथ, ये हर चीज को समझ रहा है, चुनाव सर पर है और चुनाव का जो परिणाम है वही अपने आप में साबित कर देगा कि इस प्रकार की जो ओछी हरकतें हैं ये कितनी सफल हैं या फिर ये असफल है। सर नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।